जिम के अंदर कई सारे लोग ईगो लेकर आते हैं और जितना हो सके उतना ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हैं इस चाह में कि अगर वो ज्यादा वजन उठा रहे हैं तो फिर उसके बदले में उनकी मसल्स भी तो ज्यादा जल्दी ग्रो होंगे। लेकिन आज हम लोग इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि क्यों अगर तुम ज्यादा वजन उठा भी रहे हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मसल्स ग्रो होंगे। मेरे से ज्यादा वजन उठाने वाले कई सारे लोग हैं लेकिन उनकी मेरे जैसी फिजिक है नहीं। उसके पीछे का कारण तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। द प्रॉब्लम विद चेजिंग वेट। हमेशा ज्यादा वजन उठाने के पीछे दिक्कत ये आ जाती है बार बार कि अगर तुम कॉन्स्टेंटली इस चीज के बारे में सोचते रहोगे कि ठीक है भाई, पिछली बार मैंने अराउंड 17.5 kg से बाइसेप कर्ल्स लगाई थी, सो आज मैं 20 किलो से बाइसेप कर्ल्स लगाऊंगा। दिक्कत ये है कि अगर तुम 20 किलो से बाइसेप कर्ल्स करते हो लेकिन अगर तुम अच्छे से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर तुम बाइसेप्स को प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर सकते। तुम्हारी लोअर बैक और तुम्हारे शोल्डर्स अगर हद से ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं तो फिर चांसेस है कि तुम्हारे बाइसेप्स प्रॉपर्ली ट्रेन होंगे ही नहीं। सो इवन तुमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया, तुमने ज्यादा वजन उठाया, लेकिन उसके बदले में तुम्हें रिटर्न क्या मिलेगा? घंटा। इसलिए याद रखना, अगर एक इंसान 20 किलो के डंबल बहुत इजीली अच्छे से कंट्रोल करके उठा रहा है तो फिर तुम भी उस इंसान को देखकर मिमिक करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने 20 किलो के डंबल उसी की तरह अच्छे से कंट्रोल करते हुए अगर तुमने वो बाइसेप की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की तो फिर जिस तरह के बाइसेप्स उसके है वैसे तुम्हारे बनेंगे नहीं, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम दिया था। तुम्हें भी ज्यादा टाइम देना होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। इसलिए वजन ज्यादा उठाने में दिक्कत नहीं है, बस प्रोग्रेस धीरे धीरे करना ताकि तुम ईगो लिफ्टिंग करना शुरू ना कर दो। मेरी मसल बिल्डिंग जर्नी के पीछे डाइट एंड सप्लीमेंट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है। डाइट तो मेरा अच्छा था ही, लेकिन उसके बाद मैंने अपने सप्लीमेंट के स्टैक के अंदर वेलकोर का क्रिएटिन ऐड किया था। अगर तुम क्रिएटिन लेते हो तो फिर याद रखना तुम्हारे मसल्स के अंदर वाटर होल्ड होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मसल्स से ज्यादा फुलर नजर आएंगे। एंड वो सिर्फ एम्प्टी वाटर नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। एंड क्रिएटिन वन ऑफ द सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है, इसलिए अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि क्रिएटिन लेकर क्या मेरी किडनी फेल हो जाएगी तो फिर नहीं, ऐसी चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है और मैं इसे सालों से ले रहा हूँ। हर रोज मैं इसके 2 स्कूप पानी में मिक्स करके पी जाता हूँ और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चेकआउट करते समय अगर तुम प्रेम 10 कोड यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मसल कनेक्शन मैटर्स मोर देन ईगो। जनरली लेट पुल डाउन्स के अंदर सभी लोगों को दिक्कत यही आती है कि जब वो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तब उनको वो अपने लेट्स फील ही नहीं कर पाते। अब अगर तुम्हारे लेट्स प्रॉपर्ली फील नहीं हो रहे तो फिर तुम किस तरह से ऐसे गारंटीड वे में बोल सकते हो कि तुम्हारे लेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं? अगर तुम एक बिगिनर हो तो फिर हाँ, ऐसे चांसेस है कि बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत कम है इसलिए तुम्हें अपने लेट्स फील नहीं हो रहे। अगर तुम धीरे धीरे करके रेगुलर बेसिस पर लेट पुल डाउन एक्सरसाइज करोगे तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होगा और तुम्हें अपने लेट्स फील होने लगेंगे। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी 1-2 साल से जिम कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम्हें अपने लेट्स फील नहीं हो रहे लेट पुल डाउन मशीन के अंदर, तो फिर ऐसे चांसेस है कि तुम कुछ ज्यादा ही वजन उठा रहे हो, जिसकी वजह से तुम मोमेंटम एंड बाइसेप्स की वजह से बार को नीचे लेकर आते हो। अब अगर तुम इस तरह से लेट पुल डाउन करोगे तो फिर तुम्हारी बैक ग्रो नहीं होने वाली। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं कि माइंड मसल कनेक्शन बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, लेकिन माइंड मसल कनेक्शन के बिना मुझे पर्सनली ट्रेन करने में कुछ खास मजा आता नहीं है। इसलिए मैं माइंड मसल कनेक्शन को प्रीच करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से वर्कआउट करने में जिस तरह का मजा आता है वैसा मजा तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल सकता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें सेम ही वजन उठाना है हर रोज, मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर तुम लेट पुल डाउन कर रहे हो तो फिर तुम्हें तुम्हारे लैट्स फील होने चाहिए, और अगर तुम्हें अपने लैट्स फील करने हैं तो फिर तुम्हें धीरे धीरे करके वजन इंक्रीज करना होगा। एंड सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जब भी तुम लेट पुल डाउन से जैसे एक्सरसाइज करो जिसके अंदर चीटिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, वैसी एक्सरसाइज को हमेशा रिकॉर्ड किया करो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक तरह का वीडियो होगा जिसके अंदर तुम देख पा रहे हो कि तुम किस तरह से लेट पुल डाउन कर रहे हो, जबकि तुमने यूट्यूब वीडियो में देखा था कि लेट पुल डाउन इस तरह से करनी होती है, और फिर जब तुम कंपेयर करोगे इन दोनों वीडियोस को तब तुम्हें पता चलेगा कि ओके, ये भाई साहब जो YouTube में मुझे समझा रहे थे उसकी टेक्निक ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा कंट्रोल लग रही है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक उतनी अच्छी शायद नहीं लग रही होगी। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो वेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपना वीडियो देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वेट तो भाई उड़ रहा है।
और हमें वेट को उड़ाना नहीं है, हमें वेट को कंट्रोल करना है। इसलिए हमेशा इस तरह के ट्रिकी एक्सरसाइज को एक बार शूट कर लेना ताकि तुम अपनी टेक्निक को देख सको। स्टॉप ट्रीटिंग एवरी एक्सरसाइज द सेम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जनरली सोशल मीडिया पर मेरा पर्सोना इस तरह का है कि मैं एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, इस तरह से कम्पीट करता हूँ और मेरी बॉडी भी ठीक ठाक है। इन सारी चीजों को लेकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह का इंसान मैं असल में हूँ वैसा शायद तुम लोगों को पता नहीं हो, क्योंकि मैं पूरा दिन बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच नहीं पाता। लेकिन जब अभी हम लोगों ने रिसेंट में एक ऑफ सीजन शुरू किया था तो फिर उसके अंदर सर ने मुझे हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग दी थी। अब मैंने हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की 1-2 दिन तक की, शायद 3-4 दिन तक की थी। मतलब मैंने ट्राई की, अच्छे से ट्राई की, और जब भी मैं हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करता था तब मैं सही से करता था, सभी चीजों को फॉलो करता था, फेयर तक ट्रेन करता था और चीटिंग नहीं करता था। इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी मैंने फील किया कि जब भी मैं हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करता हूँ तो फिर उसके अगले दिन मुझे जिम जाने का मन ही नहीं करता। ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है कि तुम एक तरह की वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो और तुम्हें जिम जाने का उसके बाद मन ही नहीं करता। जब मैंने ये चीज नोटिस की तो फिर मैंने हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं जिम में अपने आप को घसीटते हुए लेके जाऊं। जिम एक तरह का पैशन था मेरे लिए पहले, और मैं चाहता हूँ ऐसा कि अभी भी वो पैशन बना रहे, और उसके लिए मैंने अभी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है। मैं सेट्स बहुत कम परफॉर्म करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज चेस्ट डे है तो फिर मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज करूंगा एंड उन दोनों ही एक्सरसाइजेस के मैं सिर्फ 4 सेट्स परफॉर्म करूंगा। इसके बदले में कोई इंसान मुझे आकर ऐसा बोल सकता है कि प्रेम अगर तुम कम वॉल्यूम परफॉर्म करते हो क्योंकि हाई वॉल्यूम के अंदर तुम्हें उतना मजा नहीं आ रहा था, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर वो इजीली तुम्हें मिल जानी चाहिए। जो ट्रॉफीज, जो प्रो कार्ड्स, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में तुझे जीतना था, वो सारी चीजें तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम इजीली जीत पाओगे? ज्यादा काम तो करना पड़ता है अगर तुम्हें ज्यादा चीजें हासिल करनी हो तो। अब देखो, बात तो सही है, ज्यादा काम तो करना पड़ता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग अगर मैं नहीं भी करूंगा तो भी मैं गरीब नहीं रह जाऊंगा, मेरा करियर खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, करियर में मैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, बहुत भयंकर वे में मैं ग्रो हो सकता हूँ अगर मैं बॉडी बिल्डिंग को साथ में लेकर चलूंगा तो। लेकिन जिस तरह की हॉबी थी मेरी जिम, उस हॉबी को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। उसके बदले में अगर मुझे थोड़े पैसे या तो फिर अपना करियर दांव पर भी लगाना पड़े तो फिर उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम ही सेट्स परफॉर्म करूंगा क्योंकि उसकी वजह से मुझे जिम में जाने में मजा आता है। इसके बदले में अगर प्रो कार्ड और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीतना मुझे सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो फिर मैं तैयार हूँ। एक अच्छा बॉडी बिल्डर इस तरह से इतनी सिंपल वे में नहीं बोल पाता, इसलिए ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं बस अच्छा फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ जो लोगों को अवेयर करने में इंटरेस्ट है कि फिटनेस कितनी मायने रखती है डे टू डे बेसिस पर, और मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना पसंद है। सो हाँ, अगर तुम्हें ऐसा बोलना है कि मैं अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ तो फिर तुम ऐसा बोल सकते हो। मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई दूसरा इंसान एक सर्टेन चीज कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये जरूर नहीं है कि तुम्हें भी वही सेम चीज करनी होगी। अगर एक इंसान एक सर्टेन तरह की ग्रिप ले रहा है, वो बहुत साइंटिफिक वे में ट्रेन करता है, तो फिर हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम में, तो फिर वो बहुत ब्रोली वे में ट्रेन करता है। इससे तुम्हें बस इंस्पायर होना है, तुम्हें बस देखना है कि वो बंदा पैशनेट है, वो ये सारी चीजें करता है और इन सारी चीजों की वजह से उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब तुम जिम में जाओ और फिर मेरी तरह देखो कि तुम्हें किन सारी चीजों में मजा आता है। क्या अगर तुम हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो तो फिर उसके दूसरे दिन तुम्हें जिम जाने का मन ही नहीं करता? ऐसा होता है? अगर नहीं होता तो फिर एक बार ट्राई करके देखो हाई वॉल्यूम कि तुम्हें उसमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मैंने कुछ चीजें लिख कर रखी थी जो तुम्हें टेस्ट करनी चाहिए। स्लो नेगेटिव्स, पार्शियल वर्सेस फुल रेंज, डिफरेंट ग्रिप्स, डिफरेंट मशीन सेटअप्स। ये 4 चीज ऐसी है कि तुम्हें बस देखनी होगी कि ठीक है वो इंसान ये कर रहा है, लेकिन क्या मुझे सही में बहुत धीरे धीरे नेगेटिव्स लेकर जाने में असल में मजा आता है? अगर नहीं आता तो फिर बस उसे कंट्रोल करो, सुपर स्लोली लेके जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हद से ज्यादा स्लोली नेगेटिव्स परफॉर्म करते हैं। अगर उनको मजा आता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मजा नहीं आता तो फिर मत करो। वैसे ही दूसरी जो 3 चीजें हैं उनको भी तुम्हें देखना होगा अच्छे से और समझना होगा कि तुम किस तरह की चीजें करते हो तो फिर उसमें तुम्हें किस तरह की फील होती है, तुम्हारी किस तरह से प्रोग्रेस होती है, एंड उसके हिसाब से तुम अपना वर्कआउट रूटीन सेटअप करना। हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स आरंट ऑलवेज किंग। मैंने ऐसे बहुत अच्छे मतलब जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं ऐसे नेचुरल लिफ्टर्स के पॉडकास्ट देखे थे। मैं बस देख रहा था कि अलग अलग तरह के लोग किस तरह की वर्कआउट फिलोसफी फॉलो करते हैं। उनमें से मुझे पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट को बहुत प्रायोरिटी
देते हैं और उसके बदले में उनके क्वाड्स और उनकी बैक भयंकर है। नेचुरली वो लोग एनहेंस्ड दिखते हैं, उतनी खतरनाक बैक। और दूसरे कुछ ऐसे नेचुरल लिफ्टर्स है जो स्क्वाड्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट परफॉर्म ही नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फिजिक बहुत एस्थेटिक है दिखने में, वो भी लिटरली स्टेरॉइड्स के ऊपर है, ऐसा ही लगेगा तुम्हें देखकर। इतनी अच्छी फिजिक है उन दोनों की। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस परफॉर्म करनी हो तो फिर तुम कर सकते हो, लेकिन ये कोई मैजिक एक्सरसाइज नहीं है जिसको करके तुम सुपर पावर्स डेवलप करने लगो। अगर तुम्हें करनी है तो फिर तुम करो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर तुम मेरा पर्सपेक्टिव देखोगे तो फिर हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार तुम्हें स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट तो स्पेशली ट्राई करके देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि उसकी वजह से बैक के अंदर अलग ही तरह की थिकनेस आती है डेडलिफ्ट की वजह से, एंड स्क्वाट्स के भी अलग तरह के बेनिफिट्स हैं। तो इन दोनों ही एक्सरसाइज को तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं पर्सनली डेडलिफ्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी वापस अपने रूटीन में ऐड करने की उसे कोशिश करूंगा और देखूंगा कि मेरी किस तरह से प्रोग्रेस होती है डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करके। साइंस यू आर यूजिंग टू मच वेट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लैट पुल डाउन्स के दौरान तुम्हारी बैक एक्टिवेट हो ही नहीं रही तो फिर वो एक पहली साइन है। अगर तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं रह रहा तो फिर वो दूसरी साइन है। तीसरी साइन है कि तुम कुछ ज्यादा ही मोमेंटम यूज कर रहे हो। चौथी साइन ये है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही अलग अलग तरह के मसल्स फील हो रहे हैं और वो जो टारगेट मसल है जिसको तुम मसल में एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो वो कुछ खास काम नहीं कर रहा। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो तुम्हें देखनी चाहिए वो है तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन हद से ज्यादा छोटी हो चुकी है, क्योंकि जब भी तुम ज्यादा वजन उठाते हो तो फिर पूरी रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरी बार अगर तुम जिम में जाओ तो फिर इन पांचों ही चीजों को याद रखना और देखना कि कौन सी एक्सरसाइजेस में ये सारी चेकलिस्ट चेक हो रही है और कौन से एक्सरसाइजेस तुम असल में सही से परफॉर्म कर रहे हो। द रियल गोल, ऐसी एक्सरसाइजेस को चूज करो जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी हो। अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनाओ ताकि जब भी तुम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो फिर उसमें तुम्हें वो मसल एक्टिवेट होते हुए फील हो। जब भी तुम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो फिर वो एकदम कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करनी है। हर एक सेट को जितनी हो सके उतनी इंटेंसिटी से परफॉर्म करना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी टाइम पर रिकवर नहीं हो रही तो फिर पहले दो तो फिर स्टार्टिंग के सेट्स तुम्हें फेलियर तक लेकर नहीं जाने, 1 RIR रखना है, 1 या 2, और फिर जो लास्ट सेट होगा उसके अंदर तुम्हें फेलियर तक जाना होगा। फिर अच्छे से रिकवरी पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारी रिकवरी का डे आए तब अच्छे से थोड़ा सा कार्डियो करो, रेस्ट लो, अच्छी स्लीप लो, अच्छा डाइट फॉलो करो एंड इन पांचों ही चीजों को डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। और ट्रस्ट मी, अगले 3 साल के अंदर तुम्हारी फिजिक बहुत भयंकर हो सकती है। फाइनल टेक अवे ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को किस तरह से कर रहे हो। अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो फिर तुम्हारी टेक्निक बिगड़ जाएगी। अगर तुम्हारी स्पीड प्रॉपर्ली रहेगी, अच्छे से तुम धीरे धीरे करके वेट उठाओगे और अपने एक्सरसाइज को शूट करोगे या तो फिर अपने फ्रेंड को पूछोगे और इस तरह की विजडम इंप्लीमेंट करोगे रेगुलरली अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर, कि जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि तुम टेक्निक को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करोगे। अगर तुम इस फंडामेंटल रूल को याद रखोगे तो फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, कभी भी वो ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा और तुम्हारी मसल की ग्रोथ होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।